Welcome to the Code Learners. Today in this video I'm gonna tell you about some of the project properties and I will see how we can change the settings of our project. So let's move and open our project. Then click on the project and from this menu click on the प्रोजेक्ट नेम प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है, फर्स्ट जो लिखा है ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और उसके आगे जो प्रॉपर्टीज़ लिखा है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब यहाँ से सबसे पहले जो हम सेटिंग्स कर सकते हैं वो है एप्लीकेशन की सेटिंग्स। एप्लीकेशन में सबसे पहले है असेंबली नेम। असेंबली नेम का मतलब क्या है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हम इसमें हम बनाएंगे, जितनी भी फाइल्स वगैरह हम ऐड करेंगे वो सब के सब इस एक असेंबली में ऐड होती जाएंगी। तो ये है आपका असेंबली नेम। ये बिल्कुल सेम होगा जो आप प्रोजेक्ट का नेम देंगे, जो हमने प्रोजेक्ट बनाते हुए नेम दिया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सेम उसी जैसा होगा। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस हमने अपने प्रोजेक्ट में देखा था, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो खुद ब खुद एक नई नेम स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो जो भी हम प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं उसी नाम की हमारी नेम स्पेस बनती है। तो यहाँ पे नेम स्पेस का नाम भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था वही आया है। यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टारगेट फ्रेमवर्क कि हम किस फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे .NET के फ्रेमवर्क्स हैं और हम इसमें काम कर रहे हैं फ़िलहाल लेटेस्ट फ्रेमवर्क पे। इसके अलावा एक है आपके पास आउटपुट टाइप। अब आउटपुट टाइप के अंदर आपने ये बताना होता है कि जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं इसका आउटपुट किस तरह का आएगा। हम बना रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल एप्लीकेशन। अगर हम विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन बना रहे होते तो ये चलती विंडोज़ एप्लीकेशन के फॉर्म में, और अगर हम सिर्फ एक क्लास लाइब्रेरी बना रहे होते हैं यानी उसका कोई आउटपुट ना होता, हम सिर्फ एक क्लास की लाइब्रेरी बना रहे होते हैं, पैकेज बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है क्लास लाइब्रेरी। उसके बाद आपके पास है स्टार्टअप ऑब्जेक्ट। स्टार्टअप ऑब्जेक्ट कौन सी सेटिंग होती है कि जब आप अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और जब आप ये प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने कौन सी फ़ाइल आनी चाहिए, तो उसके लिए आप जो है सेटिंग करते हैं स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को। अगर हम यहाँ पे xyz.first के ऊपर यानी इसको अगर हम चूज़ कर देंगे और हम जब भी ये प्रोजेक्ट खोलेंगे तो हमारे सामने ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम जो है वो खुला हुआ नज़र आएगा हमारी स्क्रीन पर। अगर हम उसको नन रखेंगे तो जब भी हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, अपना ये फाइल खोलेंगे तो हमारे सामने ब्लैंक स्क्रीन आएगी। उसके बाद यहाँ पे है आपकी असेंबली इंफॉर्मेशन, यानी जब हम अपने प्रोजेक्ट को या हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो उसके साथ हमारी इंफॉर्मेशन जाती है वो सारी हम यहाँ पे रखते हैं। डिस्क्रिप्शन है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपनी कौन सी है, प्रोडक्ट क्या है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, असेंबली वर्जन, फुल वर्जन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट करते हैं। इसको हम डिफ़ॉल्ट होने देते हैं। उसके बाद आपके पास है आपके प्रोजेक्ट का आइकॉन और मैनिफेस्ट। अब आइकन जो है वो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के आइकॉन को, यानी जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो तो उस वक्त उसके ऊपर कौन सा आइकॉन नज़र आना चाहिए तो उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद है रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फाइल्स जो है हम यहाँ पे ब्राउज़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग्स आपके पास बिल्ड सेटिंग्स। ओके, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया है, इसको हम ऐड मैनिफेस्ट पर करेंगे। बिल्ड सेटिंग्स। अब जब ये बिल्ड सेटिंग्स कौन सी हैं, जब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वो होता है बिल्ड। जैसा कि हमने आपको यहाँ से दिखाया था, ये रहा हमारे पास बिल्ड एक मेन्यू भी है। तो हम जब सॉल्यूशन को कंपाइल करते हैं तो उसे हम कहते हैं बिल्ड करना, सॉल्यूशन को बिल्ड करना। तो यहाँ से हम उसकी सारी सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन सिंबल्स, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि कंपाइल होते हुए या हमारा प्रोजेक्ट जब बिल्ड हो रहा हो तो उसमें कुछ कंडीशंस जो है वो चेक हो तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। डिबग कांस्टेंट, ट्रेस कांस्टेंट, परफॉर्मेंस टारगेट, यानी कौन से CPU पे ये रन होगा। ठीक, एनी CPU यहाँ पे इसलिए है कि ताकि ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं चाहे किसी भी CPU पे चलाऊँ ये रन हो जाए। अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्पेसिफाई कर दूँगी तो फिर वो हर CPU के ऊपर नहीं चलेगा। उसके बाद एरर्स एंड वार्निंग्स। वार्निंग्स एंड एरर्स मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ ये हमारे पास है एरर लिस्ट। ये हमारे पास एरर लिस्ट मौजूद है जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे एरर्स आते हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम में एरर्स आते हैं उनका काउंट यहाँ आता है और एरर्स की स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ जाती हैं। और वार्निंग्स क्या होती है कि वो एरर्स नहीं होते लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में वो सिर्फ ऐसे ही
हमें बता रहा होता है कि ये करने से ये नहीं होगा, ये करने से ये होगा, वगैरह वगैरह। तो वार्निंग्स जो है वो एरर्स नहीं होते, हमारा डिबगिंग जो है वो वार्निंग्स से नहीं रुकती है बल्कि एरर्स से रुक जाती है। तो वार्निंग लेवल यानी जब वार्निंग्स हों और जब हम वार्निंग स्टेप पे क्लिक करें तो यहाँ पे कितनी वार्निंग्स जब हमें नज़र आएँ एक वक्त में, तो उसको हम कहते हैं वार्निंग लेवल। सप्रेस वार्निंग, अगर हम वार्निंग्स को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो हमें वार्निंग्स ना दे, तो हम उसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी वार्निंग्स हम नहीं चाहते। उसके बाद है ट्रीट वार्निंग्स एज एरर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वार्निंग्स जो है वो एरर्स नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वार्निंग्स हो ये एरर्स की फॉर्म में काम करे, यानी वार्निंग्स और एरर्स में फ़र्क क्या होता है कि वार्निंग्स जो है वो हमारे प्रोग्राम की डीबगिंग को रोकती नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चलता रहता है, कंपाइल होता रहता है। जबकि एरर्स से हमारी डीबगिंग रुक जाती है, एक्सेप्शंस थ्रो होती हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होता, हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो अगर हम वार्निंग्स को भी एरर्स की फॉर्म में ट्रीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे ऑल, या अगर कोई स्पेसिफिक वार्निंग्स को एज एन एरर ट्रीट करना चाहते हैं तो हम कर देंगे स्पेसिफिक वार्निंग्स। स्पेसिफिक वार्निंग्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा इनेबल हो जाता है और यहाँ पे हम अपनी उन वार्निंग्स को नेम्स लिखते हैं जिन्हें हमने एज एन एरर ट्रीट करना होता है। उसके बाद आपके पास आउटपुट का पाथ क्या हो। आउटपुट जो है वो हमारा स्टोर होता है बिन के अंदर डीबग का फोल्डर होता है और उसके बाद हमारा आउटपुट यहाँ पे .exe फाइल स्टोर्ड होती है। और इसके साथ अगर हमारे पास कोई एक्सएमएल यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल है तो उसको हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। आगे चलते हैं बिल्ड इवेंट्स। अब बिल्ड इवेंट्स क्या होते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कंपाइल होते हुए कुछ इवेंट्स जनरेट हों तो उसे हम कहते हैं बिल्ड इवेंट्स। अब बिल्ड इवेंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, प्री बिल्ड इवेंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं पोस्ट बिल्ड इवेंट्स। प्री बिल्ड इवेंट्स कौन से होते हैं, कंपाइलेशन से पहले ये इवेंट्स जनरेट होंगे, और पोस्ट बिल्ड इवेंट्स होते हैं जो कंपाइलेशन के बाद जनरेट होंगे। तो ये सब है यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इवेंट्स वगैरह मौजूद हैं तो हम यहाँ पे इनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास डीबग की सेटिंग्स, यानी जब हमारा प्रोजेक्ट डीबगिंग हो रही हो हमारे प्रोजेक्ट में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसमें हम अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हम अपने डीबगिंग की सारी सेटिंग्स सेट कर सकते हैं कि हमारा जब हम डीबग के ऊपर क्लिक करें, यानी जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट पे हम क्लिक करें तो डीबगिंग स्टार्ट हो जाए, तो क्या हो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, या फिर जो है वो कोई ब्राउज़र यानी ब्राउज़र के ऊपर कोई वेबसाइट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम URL दे सकते हैं उसका। उसके बाद है स्टार्ट ऑप्शन, कोई जो है आर्ग्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करना है। इसके अलावा वर्किंग डायरेक्टरी कि हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, यानी ये प्रोजेक्ट जो है वो जाके कौन सी डायरेक्टरी से चीज़ें फैच करके लेके आएगा, यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरी मशीन पे अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, मतलब क्या है कि कंट्रोल हम यहाँ से कर रहे हैं, कंट्रोल हम अपने पीसी पे कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो चल किसी दूसरे पीसी पे रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिमोट मशीन जो आपके पास ना हो, जो आपसे दूर हो। तो अगर हम वो उस तरह की कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपनी मशीन का नाम लिखते हैं जो भी मशीन हो। ऑथेंटिकेशन मोड के अगर विंडोज़ की मशीन है, यानी हमारे मशीन पे अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो यहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, अगर कोई दूसरा चल रहा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे मशीन का नाम देना पड़ेगा और फिर जो है यहाँ पे हमारे पास और ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। देन डीबगर इंजन्स, अगर हम जो है वो अपनी डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास SQL सर्वर डीबगिंग जो है वो ऐड हो जाती है और नेटिव कोड डीबगिंग जो है वो हम वैसे भी यूज़ करते हैं। देन रिसोर्सेज, अब अगर हमारे प्रोजेक्ट में कोई रिसोर्सेज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इमेज फाइल्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, ऑडियोज़ होती हैं, जैसा कि हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, तो उस वक्त जो हम सारी रिसोर्सेज ऐड करते हैं वो हम ऐड करते हैं रिसोर्सेज की सेटिंग्स में आकर। अगर अभी हम लोग कोई कंसोल प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। अगर हम कोई रिसोर्स ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं ऐड रिसोर्सेज पर। कोई एग्जिस्टेंट फाइल है या कोई नई चीज़ हमने ऐड करनी है तो ये यहाँ पे से हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिखा हुआ है, यानी हम किस तरह की चीज़ जो है वो ऐड करना चाहते हैं, किस टाइप का या किस फॉर्मेट में अपनी रिसोर्सेज ऐड करना चाहते हैं, इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, आइकन्स, ऑडियो फाइल ऐड करना चाहते हैं, या कोई दूसरी तरह की फाइल हम या किसी दूसरे फॉर्मेट की चीज़ हम रिसोर्स जो है हम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं सर्विसेज पर।
ये सारी चीज़ें जो है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर यूज़ होती है ASP.NET में, यानी कि हम जब वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो उस वक्त ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सर्विसेज को हम अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। देन आ जाती हैं सेटिंग्स। अब सेटिंग्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी ऐसी सेटिंग्स डालते हैं जो हम अपनी खुद से ऐड करना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई कलर स्कीम है वो हमने ऐड करनी है इसके अंदर, जो इसके अंदर मौजूद पहले से नहीं है, तो उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। दैन रेफरेंस पाथ्स, अगर कोई हमने जो है वो दूसरी चीज़ें ऐड करनी है, दूसरी फाइल्स ऐड करनी है, यहाँ पे अगर हमने फॉर सपोज़ कोई वेबसाइट का URL हमने ऐड करना है, यानी हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक बटन बनाया है जिसको क्लिक करेंगे तो वो किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे दे सकते हैं। सारे पाथ्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास साइनिंग, ये भी हम यूज़ इसमें नहीं कर रहे हैं, ये भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। ओके, फिर है पब्लिश। अब पब्लिश क्या होता है कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, जब हम अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम करते हैं अपने एप्लीकेशन को पब्लिश। पब्लिश कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, देन क्लिक कर देते हैं पब्लिश पर। तो पब्लिश पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट की एक्जी फाइल जो है वो जनरेट हो जाती है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे फिर उसे इंस्टॉल करना पड़ता है PC के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिश कहाँ करना है, किस फोल्डर में इसको पब्लिश करना है और किस फोल्डर में इसको हमने इंस्टॉल करना है। देन इंस्टॉल मोड और सेटिंग्स, ठीक है। अब इंस्टॉल जो है वो किस तरह का होना चाहिए कि ये हमारी एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन चलेगी, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो हमारी एप्लीकेशन वर्क करेगी, या फिर हमारी एप्लीकेशन ऑफलाइन भी काम करेगी। तो ये सब जो है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं प्रेरिक्विजिट्स के, हम हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमारे PC में क्या क्या होना ज़रूरी है, और इसके अलावा एप्लीकेशन की कौन कौन सी फाइल्स हैं, अपडेट्स और ऑप्शंस, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और वर्जन, हमारी एप्लीकेशन का कौन सा वर्जन है, जैसे वर्जन्स पे हमारी एप्लीकेशंस रिलीज़ होती हैं, जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो का कोई ना कोई भी वर्जन चल रहा है, .NET कोर का वर्जन चल रहा है, .NET का वर्जन हमारे पास चल रहा है समथिंग 4.7 आई थिंक। तो इसी तरह हमारी एप्लीकेशंस का भी वर्जन्स होंगे जैसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और उसको फिर हम पब्लिश कर देते हैं। देन है कोड एनालिसिस। कोड एनालिसिस में क्या होता है कि अगर हमने कोई एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिख दी है, या हमने जो है वो एरर कर दिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोग्राम में कोई हमने मिस्टेक कर दी है, तो उसको हम यहाँ से, इसकी सेटिंग्स को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि वो हमें उसी टाइम बता दे, यानी रियल टाइम के अंदर वो हमें बताता रहे कि आपने ये लाइन जो एक्स्ट्रा लगा दी है, ये सेमीकोलन आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है, ये ब्रैकेट आपने एक्स्ट्रा लगा दी है, या फिर वो बाद में हमें आफ्टर द कंपाइलेशन बताए। तो ये सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं इसकी आपको दे देती हूँ। फॉर सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिलिमीटर लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस को हम प्रोग्रामिंग की ज़बान में डेलीमीटर्स कहते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर डेलीमीटर एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ये अब हमें कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा है, यानी यहाँ पे हमारी नेम स्पेस ख़त्म हो गई है और ये वाला अब एक्स्ट्रा लगा रखा है। अब अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये मेरा यहाँ से एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट अब सही से रन होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से सेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे दिन किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।